हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर आ चुका है। जो विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर है, जनवरी 2022 का ये करंट अफेयर है, जो काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो 20 फरवरी को आया है, आज ही के दिन ये आया हुआ है और इस पर हम वीडियो बना रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअल में ये 20 डेज बाद इसको अपलोड करते हैं, क्योंकि सारी न्यूज़ जितनी भी हैं उनको कवर करने में। तो ये 1 मंथ मतलब बैक में नहीं चलते, ये लगातार चलते हैं। तो जनवरी 2022 कंप्लीट हो चुका है और इसका इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो हम इसको समराइज़ करेंगे, वो टॉपिक्स सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट समराइज़ करेंगे। 10 to 11 वीडियोज़ बनाएंगे इस पर दोस्तों। 10 से 11 वीडियोज़ होंगी हमारी, पर्टिकुलर टू जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए अलग है, जैसा कि आपने दिसंबर वाली सीरीज़ में भी देखा होगा, नवंबर वाली में भी। उसके बाद इकोनॉमी का अलग, इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग। तो इस तरीके से हम करीब 10 से 11 वीडियोज़ इस पर बनाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है दोस्तों। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में दोस्तों ये डिजिटल राइट्स, ऑनलाइन कैंपेनिंग, ईवीएम, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर और बाकी का प्रीलिम्स बूस्टर आपका न्यूज इन शॉर्ट्स। तो इन सब पर आज चर्चा करेंगे, पूरे वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज़ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और उस बेल आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक और न्यूज़ है दोस्तों, हम इसको सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आपका माइंड विजुलाइज एंड साउंडिंग के साथ, मतलब कान सुनेंगे, आंखें देखेंगी, तो वो एक ओवरव्यू माइंड में सेटअप हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले मैं एक यही निवेदन करूंगा कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी लेके एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद हमारा वीडियो देखें दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसलिए नहीं कि हम अपने वीडियो को अप्रोच करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पर ज़रूरी है कि पहले एक बार खुद पढ़ेंगे, खुद अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे और खुद पढ़ेंगे उसके बाद तीसरी बार, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि भरा पड़ा है ज्ञान सब लोगों के पास, सब ज्ञानवादी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल राइट्स से दोस्तों। तो इसी रिगार्डिंग है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला दोस्तों, डिजिटल राइट्स। डिजिटल राइट्स के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल राइट्स क्या है। देखो, राइट्स तो कई टाइप्स के हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो आर्टिकल 14 से लेके 35 तक हैं, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। तो यहाँ बात हो रही है डिजिटल राइट्स की दोस्तों। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है कि 26 जनवरी 2022 को यूरोपीय कमीशन ने, जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपियन कमीशंस ने एक ग्लोबल मीट किया और डिजिटल राइट और उसके प्रिंसिपल के बारे में प्रपोज किया। यानी उन्होंने बताया कि भाई क्या डिजिटल राइट्स हैं और क्या उसके प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में एक ग्लोबल मीटिंग हुई और उसमें डिजिटल राइट और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में प्रपोज रखा गया, यानी प्रपोजिशन रखा गया दोस्तों। अब न्यूज़ में क्यों रहा ये कि बर्लिन डिक्लेरेशन हुआ था डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट पे। ये यूरोपियन काउंसिल का, जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है, उसका ही एक एक्सटेंशन है, उसका ही एक ये डिक्लेरेशन है कि बर्लिन डिक्लेरेशन इन्होंने डिजिटल सोसाइटी पे दोस्तों, डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि भाई वैल्यू बेस्ड यानी कि डिजिटल गवर्नमेंट की बात की थी यूरोपियन काउंसिल ने बर्लिन डिक्लेरेशन में। अब डिक्लेरेशन से जो एम है, इनका क्या मतलब है कि भाई डिक्लेरेशन को जब आप एम कर रहे हो कि भाई जो बर्लिन डिक्लेरेशन है, इसको क्या गोल है, इसका एम क्या है। इसका एम है कि वैल्यू बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए बाई एड्रेसिंग एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू डिजिटल पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन इन आवर सोसाइटीज़। मतलब हमारी अपनी सोसाइटी को डिजिटली इंक्लूजन करना है, डिजिटली पार्टिसिपेशन जो हो रहा है उसको और मजबूत करना है। उसको एड्रेस करने का अल्टीमेट गोल यही था बर्लिन डिक्लेरेशन का दोस्तों। और भी कुछ इन्होंने एम किए कि दे आर प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट, यानी कि जो पीपल्स की राइट है उनको प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको सपोर्ट करना, एंड फेयर एंड सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना दोस्तों। यानी कि जो ऑनलाइन या डिजिटल इन्वायरमेंट मिले वो फेयर एंड सेफ होना चाहिए,
यानी कि प्राइवेसी नहीं भंग होनी चाहिए, डाटा वगैरह का ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना इसका एम्स है। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड कराना गाइडलाइंस वगैरह जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील कर सकें। और कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं जो वर्ल्ड कंट्रीज का एक स्टैंडर्ड लिए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करना इस बर्लिन डिक्लेरेशन का मतलब था। ठीक है, कि प्रमोट दीज प्रिंसिपल्स एज ए स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये सारे एम किए थे बर्लिन डिक्लेरेशन में। दोस्तों प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी या डिजिटल सोवरेनिटी या वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड एंड वन पॉइंट इज नॉट देयर। तो जो नहीं होगा वो आपको कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट कर देगा, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनना। और कुछ और प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए इन्होंने बर्लिन डिक्लेरेशन में, उनकी बात कर लेते हैं अब इधर। तो बात कर रहे हैं डिजिटल सिटीजनशिप की। दोस्तों उनके राइट एंड प्रिंसिपल्स यूरोपियंस के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के नहीं, यूरोपियंस के लिए हैं, क्योंकि बर्लिन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड फ्रॉम यूरोपियन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल से रिश्ते। 26 जनवरी 2022 की बात है। द कमीशन ने इंटर इंस्टीट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके उनको बहुत ही वेरी सीरियस डिक्लेरेशन गाइड किया, प्रपोज किया कि जो डिजिटल राइट हैं या उनके जो प्रिंसिपल हैं जो डिजिटल डिकेड के लिए वो क्या होने चाहिए और क्या हो सकते हैं। तो ये 26 जनवरी 2022 को द कमीशन प्रपोज एन इंटर इंस्टीट्यूशनल सोलोमन का मतलब है, सालम का मतलब सॉरी, कि भाई वेरी गंभीर, इस वेरी सीरियस, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग, ऐसे नहीं, वेरी सीरियस हेड के साथ डिक्लेयर किया इसको। किस पर, डिजिटल राइट्स पर और उसके प्रिंसिपल्स पे। क्या है, पीपल एट द सेंटर, मतलब पीपल्स जो हैं इसमें सेंटर पर होने चाहिए। कि अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं इट शुड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। जो टेक्नोलॉजीज आप लेके आएंगे या लेके आ रहे हैं वो क्या है, पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करनी चाहिए, और जितने भी डिजिटल प्लेयर्स हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड सेफली। तो ये क्या था, पीपल एट द सेंटर इज द प्रिंसिपल एंड डिजिटल राइट ऑफ यूरोपीय कमीशन। दोस्तों दूसरा था फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम ए फेयर ऑनलाइन इन्वायरमेंट। पीपल्स जो हैं उनको क्या है, एक बेनिफिट इन्वायरमेंट चाहिए, उनको बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट कब होगा, जब उनको फेयर ऑनलाइन इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, जो इलीगल कनेक्टिविटी होती है, इलीगल ट्रेड होती है, इलीगल तरीके से जो होता है हार्मफुल कंटेंट वगैरह है उससे सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस भी एक राइट है, डिजिटल राइट है दोस्तों। एंड इट एम्पावर्ड व्हेन दे इंटरेक्ट विद न्यू एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज। तो ये भी उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि उन्हें एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी है जब वो किसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो द नेक्स्ट मेजर। इन्वायरमेंट को जो है, डिजिटली इन्वायरमेंट जो है सिक्योर एंड सेफ होना चाहिए दोस्तों। इवन चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक के लिए बात हो रही है। सॉलिडरिटी, एकजुटता और इंक्लूजन भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज यूनाइट होनी चाहिए, ना कि डिवाइड वाले फॉर्म पे होने चाहिए। पीपल्स को डिवाइड वाले फॉर्म पे ना लेके आगे पीपल्स डिवाइड कर दे, तो नॉट डिवाइड पीपल्स, everyone should have access to the internet, to digital skills, to digital public service and to fair working conditions। तो ये क्या है, एक इंक्लूजन होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स को। तो सिटीजन्स विच आर एंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट ऑल लेवल एंड हैव कंट्रोल ओवर देयर ऑन डेटा, ये पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो डिजिटल डिवाइसेस हैं दे शुड सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा वैसे ही प्रॉब्लम है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। तो सपोर्ट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी को और ग्रीन ट्रांजिशन को। सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रीन ट्रांजिशन शुड बी सपोर्टेड बाय डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल एरा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, बिकॉज people need to know about the environmental impact and energy consumptions of their devices। तो पीपल्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पे डाल रहे हैं, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है उनके डिवाइसेस वगैरह पे। मतलब एक तरीके से भाई सारी चीज़ें ओपन आउट कर दो और वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो वैग्यू ना हो, अस्पष्ट ना हो दोस्तों। तो ये थे प्रिंसिपल्स जो कि
हमने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, तो एक एक प्रिंसिपल को देख के ध्यान से देखना दोस्तों। अब बात करते हैं कि डिजिटल राइट्स क्या है। डिजिटल राइट्स की बात हो रही है। देखो जो डिजिटल राइट्स हैं, इट इज़ क्लोजली लिंक टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी। ये क्लोजली किससे लिंक है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी से लिंक है। और ये कहीं ना कहीं पीपल्स को अलाउ करते हैं एक्सेस करने का। एक्सेस है यूज, क्रिएट एंड पब्लिश डिजिटल मीडिया एज वेल एज जैसे कंप्यूटर वगैरह का यूज है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह का। तो दीज क्या है? डिजिटल राइट्स। और भी एक एक्सटेंशन है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, इन राइट्स को इनका एक्सटेंशन बोला जा रहा है कि ये जो राइट्स हैं, डिजिटल राइट्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द राइट्स सेट आउट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये उसका मेयरली एक एक्सटेंशन है दोस्तों, एक ही उनका अगला स्टेप है। दूसरा कुछ और बात करें, राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों। एक बहुत बड़ा यानी कि डिजिटल राइट्स जो है एक बहुत बड़ा टर्म है जो कहीं ना कहीं जिसका अर्थ होता है कि राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है ट्रोलिंग से दोस्तों, जो ट्रोल करते हैं लोग, ऑनलाइन थ्रेट्स जो मिलता है होते हैं बहुत सारे, हेट स्पीच से वगैरह है, और बहुत सारे जो ब्रॉडर इशूज़ हैं जो इक्विटेबल इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड हैं उन्हें एड्रेस करना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में एड्रेस करना। ये बहुत सारे डिजिटल राइट्स इस हैं जो एक बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों। तो ये सारे इश्यूज जो इक्विटेबल इंटरनेट एक्सेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड डिसेबिलिटीज से एड्रेस करना, इन सबको एड्रेस करना क्या है? डिजिटल राइट्स का एक फ्लॉपा है दोस्तों। नीड क्यों पड़ी है? बात करते हैं हम नीड क्यों पड़ रही है भैया कि डिजिटल राइट्स लेके आओ। देखो डिजिटल एरा चल रहा है, डिजिटल वाला सिनेरियो आ गया है, उसमें हम घुस गए उस फीस में। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी और जो पर्सनल डेटा है उसको कंट्रोल करना, उसको प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी बात, कि लोगों की जो प्राइवेसी है। वैसे तो राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर आर्टिकल 21 इज द फंडामेंटल राइट। देख केशवानंद भारती केस 1976 में बोला था, 1973 में बोला था कि ये राइट टू प्राइवेसी जो है और राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। ये केरला का जजमेंट आया था, केरला हाईकोर्ट का, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करने से रिलेटेड था 2018-19 का कुछ ऐसे ही मामला था दोस्तों। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा जो एज गवर्नमेंट, कंपनी एंड साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इजीली इसको कलेक्ट कर लेते हैं, उनसे पर्सनल डेटा को कंट्रोल करना, उसकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल राइट्स की नीड पड़ी दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस यानी कि बिना पैसे, बिना इकोनॉमी के आप कुछ भी नहीं। कोई भी दोस्त विदाउट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इज नथिंग। वहाँ गरीबी रहेगी, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कैसे? बहुत सारा बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। तो विदाउट बिजनेस आप कुछ नहीं कर सकते। विदाउट ग्लोबलाइजेशन का दौर है दोस्तों इस समय, काफ़ी 1991 से चल रहा है हालांकि। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस बाई सपोर्टिंग MSMEs, तो दैट इज नीड फॉर डिजिटल राइट्स, कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या सही है और क्या गलत है। इंडिविजुअल्स लोग हैं उनके ट्रस्ट को इन्हेंस करना, बढ़ाना, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे लर्नर हैं, वर्कर हैं, जॉब सीकर्स हैं, कंज्यूमर राइट्स वगैरह हैं। तो ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम तैयार करना कि दे ट्रस्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपोर्टिंग वर्कर्स इन एडजस्टिंग टू चेंज, यानी कि जो वर्कर्स को सपोर्ट करना और जो चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशंस, चाहे वो लेबर मार्केट का हो, चाहे उनके वर्किंग कंडीशंस का हो, उनकी वेल बीइंग का हो, या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इन सब के बारे में उन्हें सपोर्ट करना और वो चेंज को एडजस्ट करने के लिए डिजिटलाइज का होना ज़रूरी है। पैंडमिक जैसे कोविड-19 आया, ऐसी चीज़ों को, ऐसी महामारी को, ऐसे पैंडमिक्स को टैकल करने के लिए, ऐसे क्राइसिस को टैकल करने के लिए नीड फॉर डिजिटल राइट्स इज़ वेरी वेरी कंपलसरी दोस्तों। ये देखो, इट्स द फैक्ट दैट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ए वाइटल सोर्स फॉर गवर्नमेंट, एजुकेशनल, research, economic activity and innovation and will be central for the recovery efforts including social and societal well-being। रीज़न क्या है? पैंडेमिक को कैसे कोविड-19, जैसे देखा, अगर डिजिटल आप करें भाई ये कोविड-19 कैसे डिजिटल है, जैसे देखा नहीं, आरोग्य सेतु से बहुत सारा एडवांटेज मिला, चीज़ें मिली लोगों को, ऑनलाइन डिजिटल, ऑनलाइन मेडिसिन, तो ये कहाँ है? डिजिटल राइट्स का ही पार्ट है दोस्तों। पैंडेमिक जैसी चीज़ों में लोग घर से नहीं निकले लेकिन डिजिटली उन्होंने ऑनलाइन एक्सेस किया। इवन अगर बात करें स्टूडेंट्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, हम भी अपनी बात करें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कोविड का एक पार्ट है।
तो डिजिटल राइट्स के बारे में पता होना इसलिए भी नीड पड़ी। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ अलाइन करना, ऐसे इनिशिएटिव लाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तैयार करना, वो प्लान्स जो डिजिटलाइज कर सकते हैं सोसाइटी को, चाहे वो एकेडमी में हो या पब्लिक के बीच में हो, प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में हो, वगैरह वगैरह, उनको प्रमोट करना दोस्तों। सपोर्ट करना आइसोलेटेड, रिमोट, लो डेंसिटी, लो इनकम एंड आउटवर्ड मोस्ट रीजन्स को, वो रीजन्स जो बहुत ज़्यादा रिमोट सेंसर एरियाज में है दोस्तों, जो बहुत आइसोलेट हैं। कई बार जैसे मैं बात करूँ ट्राइब सोसाइटीज़ की, ठीक है, ऐसे टेरिटोरियल रीजन्स हैं जहाँ पर डिजिटल इंक्लूजन्स बहुत ना के बराबर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत कम लेवल पे है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक उस वे में लाना, एक उस स्कीम में लाना, एक तरीके से एक अदर वाले रास्ते पे लेके आना भी राइट्स की नीड ज़रूरी है, सॉरी डिजिटल राइट्स का नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीड डिजिटल राइट्स की दोस्तों। डिजिटल राइट्स की बहुत ही ज़्यादा नीड है इस सिनेरियो पे दोस्तों, कि अगर आप आइसोलेटेड, रिमोट, लो डेंसिटी वगैरह एरिया को, अगर आप ऐसी कम्युनिटीज़ को दोस्तों, डिजिटल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, प्रमोटिंग डिजिटल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप चिल्ड्रंस के बीच में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसको पार्टिसिपेट करना है, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटिंग विद चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन, कि भाई चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक्सेस दोगे अच्छे से तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। वुमेन्स एंड गर्ल्स के बीच में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, लीडरशिप के बीच में, और रूल ऑफ लॉ जो ऑनलाइन थ्रू इक्वल एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ है इंश्योर कर। हाँ तो दोस्तों, प्रमोट करना डेमोक्रेसी को, यानी कि डिजिटल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। देखो डेमोक्रेसी आप समझते हैं क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसका किसी भी कंट्री की सरकार का निर्णय जो है, यानी कि उसका जो डिसीजन है वो जनता द्वारा किया जाता है, यानी कि ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसा कंट्री दैट हैज़ दिस सिस्टम दैट इज कॉल्ड लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कहलाता है दोस्तों। तो क्या है, प्रमोट होगी डिजिटल डेमोक्रेसी कैसे, जब चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेशन होगा, वुमेन एंड गर्ल्स का पार्टिसिपेशन प्रमोट होगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ ऑनलाइन होगा, यानी रूल ऑफ लॉ ऑनलाइन थ्रू इक्वल एक्सेस टू जस्टिस जो मिलेगा, रूल ऑफ लॉ जो है उसके थ्रू क्या होगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा जस्टिस में दोस्तों, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर डेटा मैनेजमेंट प्रमोट होगा, इसलिए नीड पड़ी भाई डिजिटल राइट्स की दोस्तों। अब बात करते हैं कंसर्न और चैलेंजेस क्या हैं जो फेस किए जा सकते हैं या फेस किए जा रहे हैं डिजिटल राइट्स के द्वारा। पहला कंसर्न है कि भाई डिजिटल डिवाइड है, इस तरीके से देखो मेरे हिसाब से दोस्तों, ऐसे आप नोट बना सकते हो, ऐसे डिजिटल नंबर 1 क्या क्या कंसर्न है, यहाँ कंसर्न लिख दिया, उसके बाद डिजिटल डिवाइड, पहला कंसर्न है डिजिटल डिवाइड। रीजन क्या है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी और इनएडुकेट डिजिटल स्किल्स। रीजन क्या है, लोग अभी स्किल्ड नहीं है, हमारा वैसे ही लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए डिजिटल स्किल्ड होना, डिजिटल लिटरेसी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो डिजिटल स्किल्स ना होना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइडेशन का कारण है दोस्तों, ठीक है। दिस इज न्यू डिवाइड बिटवीन द कनेक्टेड एंड डिजिटाइज पीपल्स। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि अभी डिजिटल पेमेंट होता है यूपीआई के थ्रू, तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं है कैसे होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी दोस्तों। वनएबल टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी हो सकता है दोस्तों, कैसे हो सकता है, डिजिटलाइजेशन ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ डीपनिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज। जो डिजिटलाइजेशन हैं वो इस रिस्क को जो बियर कर सकता है, जो इनइक्वलिटीज हैं किसके बीच में, जो मिसयूज है डेमोक्रेसीज के बीच में, इवन जो डेंजर्स मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग जिस तरीके से फैलाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जोनोफोबिया दोस्तों एक तरीके से होता है किसी भी देश के लोगों को ना पसंद करना, नहीं करना, एक तरीके का ऐसा फोबिया है, रेसिज्म, जातिवाद जैसी चीज़ों को। तो इस चीज़ों का जो वनरेबल है टू मिसयूज, यानी कि जो चीज़ें वनरेबिलिटी के उस पर आती हैं, रेसिज्म है, जोनोफोबिया, डिस्क्रिमिनेशंस, उसका मिसयूज हो सकता है। इनइक्वलिटीज़ को राइज करना भी कहीं ना कहीं कंसर्न है दोस्तों। जैसे 2019 में देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 87% क्या है, 87% यूज कर रहे थे दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, उसके लिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 19% यूज कर रहे थे। तो कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज है दोनों कंट्रीज के बीच। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर हाईली इंडिविजुअल, दे आर हाईली इनकॉर्पोरेट इन डिजिटल सेक्शन, बिकॉज उनका जो लिटरेसी रेट है दे आर हाईज, इनका जो डिजिटल लिटरेसी रेट है वो भी हाई है। तो डिजिटल इनइक्वलिटीज जो है इसलिए भी ज़्यादा है
लीस्ट कंट्रीज के बीच में यहाँ पर लिटरेसी रेट के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है दोस्तों। एक और कंसर्न है प्राइवेसी इश्यूज, इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे डाटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज इज कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग ए डिजिटल एनवायरनमेंट टू ट्रैक एनालाइज प्रिडिक्ट एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, तो ये भी एक इशू है। डिजिटली फैसिलिटेटेड रिप्रेशन, देखो जो रिप्रेशन है, दमन किया सकते हैं, दबाया जा सकता है, डिजिटली ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जा सकता है। जैसे कुछ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, कुछ डेस्पोटिक गवर्नमेंट है जो निरंकुश शासन या इस तरीके से करना चाहती है। दे हैव इनहेंस कैपेसिटी टू सेंसर एक्सप्रेशंस, ब्लॉक ऑफ फिल्टर एक्सेस टू इंफॉर्मेशंस, मॉनिटर ऑनलाइन एक्टिविटी एंड कंट्रोल पॉपुलेशन, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको रिप्रेस किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ा थ्रेट है दोस्तों। ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना है, इनकी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है दोस्तों। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा हो सकता है। दूसरा लैक ऑफ फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो पॉलिसी की अप्रोच होगी वो क्या होगी दोस्तों। पॉलिसी जो अप्रोच है टू चिल्ड्रंस डिजिटल राइट्स इनफ्रिक्वेंटली कॉशियस एंड रिएक्शनरी एज मैनी गवर्नमेंट्स आर लिमिटिंग चिल्ड्रंस राइट इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड्स के राइट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है दोस्तों। अब समझने वाली बात है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं डिजिटल राइट्स पे, क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है। कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे ब्राज़ील में इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स लेके आया गया है, तो ब्राज़ील में ये लेके आया गया है। वहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्राइस्ट चर्च कॉल दोस्तों, ये फिल्म्स में पूछ भी सकते हैं इसलिए याद रखना। क्राइस्ट चर्च कॉल क्या है? क्राइस्ट चर्च जो कॉल है दोस्तों, टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, ये न्यूजीलैंड में आया है क्राइस्ट चर्च कॉल। ये न्यूजीलैंड के द्वारा काफ़ी चर्चा में रहा। क्राइस्ट चर्च कॉल जो है, ये जो टेररिस्ट और वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका जो ऑनलाइन कंटेंट है दोस्तों, उसको एलिमिनेट करने के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट क्राइस्ट चर्च कॉल लेके आई है। पेरिस कॉल फॉर सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस, इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो भी रिसेंटली पास हुआ है, और नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिकल एक्सेसिबिलिटी भी इंडिया में है, और जीडीपीआर तो बहुत टाइम से यूरोपीय यूनियन में चल रहा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कुछ सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके द्वारा, जैसे मनीला प्रिंसिपल फॉर इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज़ के लिए लेके आया है। रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑन रोड मैप फॉर डिजिटल कॉपरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेट, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेट वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो। यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, और भी हैं। एसएल मोयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल है दोस्तों। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं, आप एक बार नज़र ला सकते हो उन पर। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए। ह्यूमन सेंटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, या डिजिटल जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं एंड नेटवर्क, इट मस्ट बी इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ एंड शुड बी ह्यूमन सेंटर्ड एंड ह्यूमन कंट्रोल, यानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्रमोट ह्यूमन वेलबींग एंड ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने वाला होना चाहिए, तो ह्यूमन सेंटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लिमिट द कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल डेटा, ये भी कहीं ना कहीं एक है कि लिमिट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्टेक होल्डर एंड वाइडर इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है इन द डिजिटल कंटेक्स्ट इन द फील्ड सच एज स्टैंडर्ड इंफ्रारेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा फ्लो, R&D वगैरह वगैरह। तो प्रमोटिंग मल्टी स्टेक होल्डर, बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं डिफरेंट रीजन्स में, उनको प्रमोट करना, इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। अगर आप सोशियो इन्वायरमेंटल सस्टेन रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का होना। डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए दोस्तों, एस्टेब्लिश डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी, बिकॉज किस लिए, कि जो प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन ना हो, प्राइवेसी ब्रीच ना हो, डेटा प्रोटेक्शन अनलिमिटेड ना चला जाए ओवरसाइट इन्फोर्समेंट के लिए, तो किसका, डेटा प्रोटेक्शन एजेंसीज का होना जरूरी है। बिकॉज दीज अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज आर एड्रेस इमर्जिंग प्राइवेसी चैलेंजेज, तो ये अथॉरिटी कहीं ना कहीं इनको सॉर्ट आउट करेगी, और जो जितने भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं हो सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करेगी। तो ये सिनेरियो था दोस्तों डिजिटल राइट से, एक एक चीज़ को हमने डिटेल किया दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा सा विश्वासघात हो रहा है। सॉरी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन कैंपेनिंग की। ऑनलाइन कैंपेनिंग क्या है? और ये पेंडेमिक और जो उसके साथ हेल्थ रिस्क एसोसिएट है, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने, जो अंडर आर्टिकल 3254 में है, 324 के अंडर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था कि फिजिकल रैलीज नहीं होंगी दोस्तों। फिजिकल रैलीज से कि भाई लोग एक जगह जाके इकट्ठा नहीं होंगे आपस में, मतलब एक जगह फिजिकली नहीं होंगे। ऑनलाइन जो वर्चुअली कैंपेन है उसके लिए परमिट किया हुआ था। तो अलाउइंग वर्चुअल कैंपेन्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इलेक्शन कमीशन ने वर्चुअली कैंपेनिंग करने के लिए अलाउ किया था, और जो फिजिकल रैलीज थी उन पर क्या किया, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेन की। देखो, इलेक्शन कैंपेन्स का मतलब है कि जो कैंडिडेट या जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने एजेंडा, अपने आइडियाज़, ओपिनियन का प्रिपेयर करती है और प्रेजेंट करती है वोटर्स के सामने। तो विच कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज़ एंड पोजीशन ऑन इशू टू द वोटर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कैंपेन्स दोस्तों। तो ऑनलाइन कैंपेन्स जो है नॉट ओनली इंक्लूड्स प्रमोटिंग पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैंपेन मटेरियल, यानी कि ऑनलाइन कैंपेन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पॉलिटिकली या इलेक्ट्रली कैंपेन कर रही है, वही मटेरियल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। उसके पास रीच है, वोटर्स कब पहुँच सके, यानी कि वो पहुँच सकता है ऑडियो मैसेज देकर, फोन सेल्स के थ्रू, लाइव स्ट्रीमिंग करके, या एलईडी स्क्रीन माउंटेड करके, या लाइव आकर यूट्यूब वगैरह पर। और बहुत सारे एलईडी स्क्रीन माउंटेड वैन्स को माउंट कर सकते हैं, स्मॉल टाउन्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कैंपेनिंग का पार्ट है दोस्तों। वैसे ही ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट के थ्रू या डिजिटल बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू, तो इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिजिटल कैंपेनिंग। गॉट इट? अब क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं ऑनलाइन कैंपेनिंग के दोस्तों? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कैंपेनिंग कैसे है, क्या है, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मॉनिटरिंग ऑफ ई कैंपेनिंग एंड अदर एप्लीकेबल रूल्स, लाइक इलेक्शन कमीशन जो है साइलेंस रहता है डे बिफोर इलेक्शंस, ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल्स वगैरह पे। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाएगा। उसको कैसे रेगुलेट करोगे? कि आपने देखा नहीं कि अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस तरह के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और इस तरह के सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन से लोग जीत रहे हैं, या किस कैंडिडेट को क्या वोट करना है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल एंड दिस डे बिफोर इलेक्शन या डे बिफोर काउंटिंग। तो इस तरह के सिनेरियो कैसे रेगुलेट होंगे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू मैनेज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाउ टू फेवर द स्पेसिफिक पार्टीज। कहीं ऐसा हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी कि नहीं। कई बार हो सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इट माइट फेवर ए स्पेसिफिक पार्टी, एंड अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक उसके साथ अकॉर्डिंग कर लिया उसने, कोई ट्रीटी कर लिया, लेन देन हो गया फाइनेंशियली, तो अकॉर्ड प्रोमिनेंस, उसको शोहरत रात रात वो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका एल्गोरिथम ही ऐसे काम करता है, तो उनके हाथ में सारी कुछ चीज़ें। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। और दूसरे कैंडिडेट या दूसरी पार्टी की मिस इन्फॉर्मेशन देना, या मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू बूट्स या थ्रू एल्गोरिथम, तो ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि भाई कैसे आप ट्रांसपेरेंट रह पाओगे। और कैंपेनिंग जो होगी वेज इश्यूज़ पे होगी दोस्तों। वेज इश्यूज़ क्या हैं? ये एक डिविजिबल पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, लाइक जो अगर बात करें बेसिस फॉर ड्राइंग वोटर्स अवे फ्रॉम एन अपोजिंग पार्टी हुज सपोर्ट हैव डाइवर्जिंग ओपिनियंस ऑन इट, यानी एक तरीके से वेज इशूज़ पर हो जाएगी उस तरीके से कि भाई एक डिविजन पॉलिटिकल इशूज है कि भाई कौन कौन किस किस को चाहता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत सारा मतलब आपको देखने को मिलता है, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारे जो हिंदूज हैं इसके पॉजिटिव लिखते हैं, मैं इंडिया के कंसर्न में बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो अगेंस्ट में लिखते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को कैसे हैंडल करोगे? तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेज है, इट्स वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन। और जो पैसा आ रहा है कैसे, ट्रैकिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, जो फंड एक्सपेंडिचर हो रहा है कैंपेनिंग में, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री या इट इज़ इन आवर कंट्री, इनसाइड आवर कंट्री। तो कैसे उसको चैलेंज को कैसे टैकल कराएगा, कैसे ट्रैक होगा? तो इट इज़ द बिग इशू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेनिंग दोस्तों।
और इंटरमीडिएट्स का जो रोल है, ठीक है, लाइक डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशंस को कि कितनी ओपेक हैं, ये कितनी स्पष्ट हैं या कि नहीं। तो रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे होगा क्या, जो स्मॉलर पार्टी हैं, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिलने को होगा दोस्तों, क्योंकि disparities in knowledge of and access to online technologies will put the smaller and regional parties in a fix as they do not wield the same influence on social platform like bigger parties। क्योंकि उनके पास उतना ट्रैफिक ही नहीं है, उतना लोग उनके साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़े ही नहीं है, उस पार्टी का उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बेस में, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में एक्सेस ही नहीं है, तो वो पार्टियां कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज पोजीशन में चली जाएंगी दोस्तों। इस तरह का सिनेरियो है। और भी है, डिजिटल डिवाइड से है, प्राइवेसी से है, अदर कंसर्न्स भी हैं। तो यू कैन सी देयर, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही बात की है। तो डिजिटल डिवाइड है भाई दोस्तों, कैसे देखते हैं कि मैसिव डिजिटल डिवाइड इन इंडिया एंड डिजिटल इलेक्शंस मीन दैट द पुअर एंड द लोअर कास्ट विल बी एट ए डिसएडवांटेज पोजीशन कंपेयर टू द अर्बन मिडिल एंड रिचर क्लास एंड द अपर क्लास। ये भी एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो मैसिव डिजिटल डिवाइड है इंडिया के अंदर स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो इलेक्शन है, अगर पुअर लोग हैं, डिजिटल इलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पुअर एंड द लोअर कास्ट हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन में चले जाएंगे अर्बन मिडिल एंड रिचर क्लास में, क्योंकि उनके पास तो सारे सुविधा हैं, सारी चीज़ें हैं, वो यूज कर सकते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस का, डिजिटल प्रॉब्लम्स का, सारे एक्सेस को, सारे मीडिया एनालिस्ट को, और बहुत सारे लोग इस तरह से। तो एक डिजिटल क्लास तैयार हो जाएगी, लोअर एंड अपर। अपर वालों के पास सारी डिजिटल सॉक सुविधाएं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो लोअर वाले हैं उन तक ये रीच हो ही नहीं पाएगी। तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्राइवेसी चाहिए। कमेंट और पोस्ट कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड होता है, एंड इट कैन बी एनालाइज फॉर इट्स कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल यूज इट शुड बी। तो ये सारे कहीं ना कहीं एंड प्राइवेसी फ्री एक्सप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज इज द पार्ट ऑफ प्राइवेसी। तो आप, ये भी एक पार्ट है कि प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो। और भी हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रॉक्सीज वगैरह की मॉनिटर करना है, कंट्रोल करनी है, हेटफुल कैंपेनिंग, फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो इतने सारे जो कंसर्न है दोस्तों, ये रिलेटेड है ऑनलाइन कैंपेनिंग से दोस्तों। अब देखना ये है कि क्या बेनिफिट्स हैं। ये तो देखिए हमने नेगेटिव। देखो, लार्ज ऑडियंस के साथ आप कॉन्टैक्ट कर पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे, क्योंकि देखा जाए बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑडियंस के साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स का रेशियो है, वोट डालने वाले का रेशियो है, वो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में, सीरीज में, इस कैंपेनिंग में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सोशल मीडिया हैज इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ इलेक्शन कैंपेन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। एनालिटिक्स की बात करें, जैसे सोशल मीडिया यूज करता है एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जो क्या है, दे गिव पॉलिटिशियंस एन आइडिया ऑफ द डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हु दे आर एंगेजिंग। तो डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ देते हैं कि कैसे कैंपेन करना है, कैसे नहीं करना है, एंड अलाउ कैंपेन्स टू स्पेंड मनी मोर इफिशिएंटली टू टारगेट वोटर्स। तो एक एनालिटिक अप्रोच देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन का फ़ायदा है। फीडबैक और एंगेजमेंट मिलता रहेगा बराबर, और कैंपेनिंग के बियॉन्ड भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 जैसी समस्या हैं, तो ये भी रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। पॉलिटिकल न्यू कमर्स जो हैं, बेनिफिट उनको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज होने वाला है दोस्तों, कि वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड होंगे लीवल प्लेइंग फील्ड एंड डिवाइडर रीच तक, कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। देखो, किसी भी चीज़ के, किसी भी सिस्टम के दो फायदे हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया रेगुलेशन बाय इलेक्शन कमीशन इंडिया, क्या है सोशल मीडिया के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। देखो, कैंडिडेट्स को इस नीड टू सबमिट ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, एक रेगुलेशन है कि भाई जो भी कैंडिडेट है उसको ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स देनी होगी जब वो नॉमिनेशन करेगा। रूल्स ऑफ फ्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एप्लीकेबल होंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, कंटेंट पोस्टेड होंगे उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। इंक्लूजन ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर इन फाइनल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, ये भी क्लियर होगा। सोशल मीडिया सेल्स सेटअप बाय इलेक्शन कमीशन फॉर मॉनिटरिंग। तो सोशल मीडिया सेल्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनिटर करने के लिए सेटअप किए जाएंगे दोस्तों। तो ये इलेक्शन कमीशन इंडिया का एस्पेक्ट्स है सोशल मीडिया रेगुलेशंस पर।
वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों? वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका कि पर्सनल जो डेटा है उसका सही से यूज़ हो, यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन, इट शुड बी स्क्रूटनाइज बाय रेलेवेंट एजेंसीज इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर दैट इट कंप्लाई विद नेशनल लॉज। तो ये पर्सनल डेटा का कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज हो सकता है, हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के थ्रू, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं रेलेवेंट एजेंसीज के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के बाद कोलैबोरेशन कर रहे हैं दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो हम रिलेवेंट कर रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं और रिलेवेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए कैंपेन के दौरान या कैंपेन के साथ, इट इज़ अनेबल टू इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वॉल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो रिव्यू करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी कि भाई वो स्टोर करे और रिलेवेंट रिकॉर्डिंग्स वगैरह को दिखाए बताए। और जो रेगुलेशन मेथड है उनको अपडेट होना ज़रूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन में मेंटेन होना ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज इन जर्नलिज्म शुड बी इनकरेज। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जर्नलिज्म में, वो इनक्रेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इट शुड बी इनक्रेज टू कोलैबोरेट विद इंटरनेट इंटरमीडियरीज फॉर फैक्ट चेकिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्टेट एंड ऑल्सो प्रिवेंट डेलिबरेटिव इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन लाइकली टू इम्पैक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो जर्नलिज्म में है उनको एनकरेज करना चाहिए। इट शुड बी एनकरेज टू कोलैबोरेट विद द इंटरनेट इंटरमीडिएट के साथ दोस्तों, कि वो इंटरनेट पर काम करें। और भी रिलेटेड न्यूज है इसके रिगार्डिंग, देखते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज एनहेंस द एग्जिस्टिंग इलेक्शन का एक्सपेंडिचर लिमिट। तो उसने इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को एनहेंस किया हुआ है जो कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो डिफरेंट जोन में डिफरेंट एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं, ठीक है। जैसे रीजन साइडेड जो है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टोरस, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द हाइक्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? रीजन्स हैं। एक्सपेंडिचर जो लिमिट है लोकसभा के लिए दोस्तों, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वो 70 लाख से 95 लाख कर दिया, यानी कि 70 लाख थी अब 95 लाख कर दी है जो बिगर स्टेट है वहाँ पर, और जो स्मॉल स्टेट है वहाँ 54 लाख से 75 लाख कर दिए, यानी 54 लाख से 75 लाख कर दिए है जो छोटे स्टेट्स हैं, और जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर 95 लाख कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन ने जो 70 से 95 लाख रुपए कर दिया बिगर स्टेट के लिए, और 54 से लेके 75 कर दिया स्मॉल स्टेट के लिए। वहीं असेंबली जो है यानी कि विधानसभा के चुनाव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे 28 लाख से लेके 40 लाख रुपए बढ़ा दिया है लिमिट, यानी कि 12 लाख रुपए बढ़ा दिया है बिगर स्टेट्स में, और 20 लाख से 28 कर दिया है स्मॉल स्टेट्स में दोस्तों। तो ये सिनेरियो है जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन पंजाब असेंबली पोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब असेंबली पोल्स को पोस्टपोन कर दिया दोस्तों। क्यों किया है? कि पोस्टपोन द इलेक्शन इन व्यू ऑफ गुरु रविदास जयंती के सेलिब्रेशन, गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेशन की वजह से इसको पोस्टपोन किया अंडर सेक्शन 153 ऑफ द RPA एक्ट 1951 के अंडर में दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एक्सटेंड द टाइम, याद रखना एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन से सेक्शन में और किस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 भी पूछ सकता है और 1951, बट यहाँ पर एक क्लॉज है 1951 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम को एक्सटेंड कर सकता है फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्शन, उस टाइम को वो बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ द नॉर्मल डिसोल्यूशन टर्म ऑफ द हाउस, वो उससे बियॉन्ड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से सिनेरियो है। तो टर्म है टर्म ऑफ द हाउस कैन ओनली बी एक्सटेंड इन एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाई पार्लियामेंट। ये जो टर्म ऑफ हाउस है वो केवल तभी एक्सटेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है दिस इमरजेंसी टू ओनली 2 सिचुएशन। किस कौन कौन सी 2 सिचुएशन में? नंबर 1 वॉर की सिचुएशन में, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो जाओ इस सिचुएशन में। अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाता है और वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तभी वो इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है इस तरह की सिचुएशन में कि भाई 2 ही सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ वॉर और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, ठीक है। तो ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके एक्सपेंडिचर और उस तरह का सिनेरियो ऑनलाइन कैंपेन के बारे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये भी समझते हैं।
तो ईवीएम की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या सिनेरियो है कि एक कमीशन है जो इलेक्शंस रिपोर्ट कमीशंस बना गया है इलेक्शंस रिपोर्ट ऑन ईवीएम एंड वीवीपीएट पे, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स पे एक इलेक्शंस रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि सिटीजन कमीशंस के द्वारा दोस्तों, इसलिए न्यूज़ में रहा है। अब बात करते हैं ईवीएम की, ईवीएम क्या है, फिर बात करेंगे वीवीपीएट की क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल क्या है। तो ईवीएम दोस्तों एक माइक्रो कंट्रोलर बेस पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रो कंट्रोलर बेस है दोस्तों, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये नया इलेक्शन का तरीका है टू मॉडर्नाइज द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। इसमें 2 यूनिट कंडक्ट है, नंबर 1 कंट्रोल यूनिट है, दूसरा बैलेटिंग यूनिट है। ये आपस में एक तार के द्वारा जॉइंट टुगेदर बाई एक केबल, तार के द्वारा जुड़े हुए हैं दोस्तों। ईवीएम डू नॉट, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम को डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। ईवीएम एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा असेंबल की हुई ऑर्डिनरी बैटरी पर चलता है और पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से पब्लिक सेक्टर्स के साथ, पीएसयू के साथ इसकी कोलैबोरेशन है उसकी बात करते हैं। बीईएल जो पीएसयू है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है दोस्तों, ठीक है, उसके साथ इसका मतलब कोलैबोरेशन है। दूसरा है ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता है दोस्तों। तो ये 2 पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनके साथ ईवीएम कोलैबोरेशन में काम करता है दोस्तों। पहली बार ईवीएम इंडिया में दोस्तों 1982 केरला में, यानी कि पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है केरला की, वहाँ पर 1982 में यूज हुआ था। 1982 में इट वॉज यूज इन पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला दोस्तों। जो यूज है ईवीएम का, यूज ऑफ ईवीएम इन एन इलेक्शन इज लीगल, ये इलीगल है दोस्तों, इलीगल नहीं है। 1988 में ए न्यू सेलेक्शन को ऐड किया गया था, न्यू सेक्शन 61A को इंसर्ट किया गया आरपीए एक्ट 1951, आरपीए एक्ट 1951 में एक नया सेक्शन 61A को इंसर्ट किया गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दोस्तों। कितना, टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए आर्टिकल 61A अंडर द आरपीए एक्ट 1951 एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ईवीएम तो है रिकॉर्ड अगर एक बार में मैक्सिमम 2000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन रिकॉर्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2000 वोट्स। और मैक्सिमम इसमें 64 कैंडिडेट्स को कैटर किया जा सकता है नोटा के साथ दोस्तों, इंक्लूडिंग नोटा। और देयर इज ए प्रोविजन फॉर 6 कैंडिडेट्स इन 1 बैलेटिंग यूनिट, जो 16 कैंडिडेट्स हैं जिनको बैलेटिंग यूनिट में रखा जा सकता है। क्या कंसर्न है उससे पहले बात करते हैं वीवीपीआईटी की क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल्स की क्या है। तो वीवीपीआईटी जो है दोस्तों एक इंडिपेंडेंट मशीन है जो ईवीएम के साथ अटैच रहता है, जो हेल्प करता है वोटर के जो वेरीफाई है, यानी कि जो वोट डालता है वोटर उसको वेरीफाई को हेल्प करता है। ये वीवी कास्ट करने के बाद वोट, एक स्लिप यहाँ से प्रिंट होता है जो कंटेन करता है एक सीरियल नंबर होता है, उसमें एक नाम होता है और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट्स होता है, जो ये दिखाता है विंडो के थ्रू 7 सेकंड में आता है, ये दिखाता है कि भाई किसको और कैसे वोट किया, तो ये वेरीफाइड करता है। उसके बाद प्रिंटेड स्लिप ऑटोमेटिकली फॉल्स इन द सील्ड ड्रॉप बॉक्स ऑफ द वीवीपी, और जो प्रिंटेड स्लिप है ऑटोमेटिकली वीवीपी जो बॉक्स है सील्ड बॉक्स है वीवीपीएट का, उसमें गिर जाती है। कंसर्न क्या है, यानी कि जो ये वनेबल है माल फंक्शन करने के लिए हो सकता है, इसमें माल फंक्शन किया जा सकता है इसके साथ छेड़छाड़ करके, सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दोस्तों। एंड वीवीपीटी जो है एक सिंपल प्रोसीजर है, ए मेमोरी एंड ए प्रिंटर यूनिट इज प्रोन टू हैकिंग, इसको हैक भी किया जा सकता है। रिस्पॉन्स टाइम फॉर इलेक्टर्स टू वेरीफाई हिज हर वोट इज लेस, यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम है इलेक्टर्स के लिए वो क्या है वेरीफाई करने के लिए, वो बहुत कम है दोस्तों। यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम है इलेक्टर्स के लिए टू वेरीफाई हिज हर वोट इज लेस, वो बहुत कम है दोस्तों। तो यह है वीवीपी का पूरा प्रोसेस। एडवांटेज क्या है ईवीएम का, ये समझो। इलेक्शन कमीशन है इसलिए ईवीएम पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। ये कोई जो प्रोसेस है उसको सिंपलर बना देता है, मेड द प्रोसेस सिंपलर, यानी आसान तरीके से वोट डालने का प्रोसेस बन जाता है। मोर ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
यानी चॉइस ऑफ द इलेक्टोरेट्स के लिए। दूसरा सिक्योर स्टैंड एलोन मशीन है, ह्यूज सेविंग्स हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं। क्या क्या है, जैसे यूज ऑफ ईवीएम से प्रिंटिंग ऑफ मिलियंस ऑफ बैलेट पेपर्स बच जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन में यूज होते हैं। ठीक है, ह्यूज सेविंग्स है। एनवायरनमेंट का भी है कि ये पेपर्स बाद में मिसयूज होते हैं, इनको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में फेंक दिया जाता है। और बहुत जल्दी क्विक काउंटिंग प्रोसेस भी हो जाती है दोस्तों। और बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ों का मतलब खतरा नहीं डिस्करेज करती है ये। और इसको आसानी से हेडलाइंस के थ्रू, सैम्पल हेडलाइंस के थ्रू किया जा सकता है कि दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट एंड यू कैन चेंज फॉन्ट और अप्लाई एनी डिजायर्ड फॉर्मेटिंग। तो सैम्पल हेडलाइंस बहुत ज़्यादा सैम्पल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये सारे ईवीएम के फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं। अब क्या कंसर्न है ईवीएम के साथ ये समझो। देखो, सस्पेक्टिबिलिटी टू फ्रॉड, फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सॉफ्टवेयर के साथ फ्रॉड हो सकता है, ईवीएम के साथ वनरेबिलिटी, मैलिशियस फंक्शन, मैलिशियस प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो फ्रॉड और हैकिंग का बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबल प्रेसिडेंस क्या है, ग्लोबल इसका सिनेरियो क्या है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रूलिंग आई 2009 में, उन्होंने कहा भाई कंट्रीज को ईवीएम को स्क्रैप करके यानी कि ख़त्म करके पेपर बैलेट के थ्रू वोट करना चाहिए, पेपर बैलेट के थ्रू वोट होना चाहिए। क्योंकि अदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन सच एज नीदरलैंड एंड आयरलैंड हैव आल्सो अबंडेंट ईवीएम। क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज हैं लाइक नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम जैसी चीज़ों को छोड़ दिया, अबंडेंट कर दिया, वो पेपर बैलेट के थ्रू वोटिंग करा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है एक चैलेंज बन गया हो। लैक ऑफ सीक्रेसी बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। With the paper ballot, ballots from all the booths were mixed up before counting so that the candidates could not get any idea about which booths voted for at against them और या उसके लिए किया है वगैरह वगैरह। तो ये भी सीक्रेसी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। स्टोरेज एंड काउंटिंग कंसर्न्स भी, ईवीएम जो है स्टोर करता है डिसेंट्रलाइज मैनर में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करता है अपने वोट को। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से दैट कि वोटिंग मशीन मस्ट रिमेन इन ए सिक्योर एनवायरनमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि भाई ईवीएम को पूरे लाइफ साइकिल उसको एक अच्छे सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट है दोस्तों। कंक्लूजन क्या है, टाइम एंड अगेन पॉलिटिकल पार्टीज हैव कास्ट डाउट ऑन ईवीएम्स। ठीक है, एलिंग दे कैन बी हैक्ड और टेम्पर्ड विद एंड देयर बी क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम। Electoral democracy is free and fair. Convert voters' preference into a political mandate and want to do basis of policy making and blah blah. So you can read here in conclusion about that. अब बात करते हैं ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी को कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्रूव कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू इम्प्रूव ईवीएम्स क्रेडिबिलिटी। देखो, यूज ऑफ वीवीपैट मशीन, वीवीपैट जो मशीन है एलोंग विद ईवीएम। अगर आप वीवीपैट मशीन का वोटर वेरीफाइड जो मशीन है उसका यूज़ करेंगे ईवीएम के साथ सारी पोलिंग्स पे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को बढ़ावा देगी। इट्स ब्रिंग अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि आप अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हो, भाई हमने किसको वोट दिया, तो उससे चीज़ें पता चल जाएंगी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट सजेशन मेड बाई वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग काउंटिंग ऑफ वीवीपीटी स्लिप्स एंड विल काउंट वीवीपीटी स्लिप अप टू ए डेफिनेट परसेंटेज। ये भी है। ईसाई एक हेल्ड ए चैलेंज एंड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू डेमोन्स्ट्रेट द ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड। इलेक्शन कमीशन इंश्योर कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टीज इन ऑल क्रूशियल स्टेप्स लाइक फर्स्ट लेवल चेकिंग है, रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम, वीवीपी, मॉक पोल, ईवीएम सीलिंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव हैं जो इंप्रूव कर सकता है उसकी क्रेडिबिलिटी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वोटिंग इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ये हैं, ये है कंट्रोल यूनिट, ये वीवीपैट है और ये है बैलेट यूनिट ईवीएम। जहाँ पर आप बोर्ड क्लिक करते हो तो बोर्ड उसी में पड़ता है, ये कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे प्रिंट होकर आती है मशीन। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स में। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक माइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार खुद पढ़ेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कैपेबल हो जाओगे।
तो ये हवाला दिया कि भाई उन्होंने प्रेफरेंस इन जॉब्स में जो क्लॉज है वो प्रोवाइड करा रहा है, तो हमने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रावीन किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो दोस्तों ये जो क्लॉज है ये जॉब प्रेफरेंस को प्रोवाइड करता है, बट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 16 हैं वो राइट टू इक्वलिटी को कहीं ना कहीं नहीं, राइट टू इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, पर्टेन करते हैं। और आर्टिकल 19(1)(g) वो सर्टेन जो लोग हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात करता है। तो ये जो जॉब प्रिफरेंस हो रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में। फ्यूल सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम वाली पॉलिसी है कि जब एम्प्लॉयमेंट जो है प्रिंसिपल फैक्टर होगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, अगर विनो द प्रिंसिपल फैक्टर जो होगा एम्प्लॉयमेंट जो डोमिसाइल है वहाँ का लोगों का, लोकल लोगों के लिए, तो माइग्रेशन इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर होगा। शटिंग द डोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जो नॉन डोमिसाइल है वहाँ के। तो कहीं ना कहीं एक ग्रॉस बड़ा वॉल्यूशन निकल कर आएगा दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा दोस्तों। इस तरीके से सारे स्टेट एक तरीके से एक पैंडोरा बॉक्स बन जाएगा, सारे स्टेट इस तरीके से फॉलो करने लगेंगे, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेबर मार्केट को स्टाइफल करेगा दोस्तों, इस तरह के सिनेरियो क्रिएट होंगे। लाइसेंस राज जैसी चीज़ों को रिवाइवल करेगा दोस्तों ये। नो सॉल्यूशन टू कोर इशूज़, कोई सॉल्यूशन नहीं है जो कोर इशूज़ हैं, लाइक जो जियोग्राफिकल डेवलपमेंट है वो स्क्यूड हो रहा है दोस्तों। इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं टू स्टिक टू स्टेट वेयर ए गवर्नेंस इकोसिस्टम which includes a level of social infrastructure such as education and health is already in place. This institutional deficit need to be addressed. तो कहीं ना कहीं जो जियोग्राफिकल डेवलपमेंट है वो स्क्यूड होगा, लोग इन्वेस्टर्स वहीं नहीं पहुंचेंगे। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स हैं, ये भी एक कोर इशू है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं लोकल रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर में उसके अगेंस्ट में है। अब कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो इसके रिगार्डिंग क्या है। इशू ऑफ द लीगलाइजेशन फॉर सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ द का सॉइल का मतलब है मिट्टी का बेटा, उसी मिट्टी का बेटा मतलब डोमिसाइल है वहाँ का। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 में रिजर्व किया सारे गवर्नमेंट जॉब में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ दोस्तों फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 के अंडर, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया इस तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है इशू ऑफ लेजिस्लेशन जो सन ऑफ द सॉइल्स है उस पर क्या है, आर्टिकल 16 दोस्तों, गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो जब सन ऑफ द सॉइल को आप लीगलाइज करते हो, लेजिस्लेशन में लेके आते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के जो इशूज हैं आर्टिकल 16 को ब्रीच कर रहे हो एक तरीके से। आप सन ऑफ द सॉइल्स वाले लेके आते हो तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की बात करते हो, तो वो जो स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है अंडर आर्टिकल 16 ऑन ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, उसको ब्रीच कर देते हो। वैसे आर्टिकल 16(2) है, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। किसी भी सिटीजन को किसी भी ग्राउंड पे किसी भी चीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16(2) भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। आर्टिकल 16(3) भी ऐसा ही है। It provides an exception by saying that Parliament may make a law prescribing a requirement of residence for jobs in a particular state. This power vests solely in the Parliament, non-state legislature. तो ये पावर किसमें, पार्लियामेंट में है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको ब्रीच कर रहा है दोस्तों। वाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। देखने वाली बात यह है, आप इसको देख सकते हो कि वाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। क्यों मना करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन को डोमिसाइल के बेस पे। देखो, इंडिया हैज कॉमन सिटीजनशिप, अगर विच गिव सिटीजन द लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस कैन नॉट बी क्वालिफिकेशंस फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एनी स्टेट। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का सिनेरियो है, आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाई यू हैव द लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली इन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रिक्वायरमेंट टू प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, प्रोफेशन वगैरह वगैरह, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हो। और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हो अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को आप ऐसे इजी गोइंग वे में ब्रीच नहीं कर सकते हो दोस्तों। जैसे देखा आर्टिकल 19 और 20 और 21, आर्टिकल 19 तो कहीं ना कई बार
इमरजेंसी के बेस पर भी ब्रीच नहीं होते हैं दोस्तों। दूसरा, जुडिशियल स्टैंड ऑन द इशू ऑफ लेगिलेशन सन ऑफ द सॉइल। एक जुडिशियल स्टैंड है जो इशू ऑफ लेजिस्लेशन का सन ऑफ द सॉइल्स वाला दोस्तों, उसके लिए एक जुडिशियल स्टैंड है दोस्तों। आगे वेट देखेंगे उससे पहले जुडिशियल स्टैंड देखो, जो इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ द सॉइल है क्या है। 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। कोर्ट ने इसमें बताया कि भाई जो ओपिनियन दिया अपना, कुछ पॉलिसीज हैं इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट एज द केस वॉज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ऐसा बताया कि भाई बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं बट उनको पूरी तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नहीं लागू किया जाएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नहीं लिया जाएगा। 2002 में केस आया जिसको इनवैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने, पढ़ सकते हो आप। 1995 में इस तरीके से 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया था। किसके बेस पर? विच प्रिस्क्राइब प्रेफरेंस फॉर वुमेन हु आर ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ द यूपी एलोन। तो इसलिए इलाहाबाद कोर्ट ने 2019 में इस तरह का जो यूपी SSC के थ्रू कराया गया एक एग्जाम का नोटिफिकेशन था, उसको इस बेस पर कि भाई जॉब में एक नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट में विमेंस को उन्होंने जो ओरिजिनल रेजिडेंट हैं यूपी की उनको क्या प्रिस्क्राइब किया प्रेफरेंस, इस बेस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो वे अहेड क्या हो सकता है दोस्तों? देखो, जो रीजनल इनइक्वलिटीज़ है उनको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है, उनको जोड़ना एक तरीके से, उनका गैप भरना बहुत ज़रूरी है। राइज इन रीजनल इनइक्वलिटीज सिंस द 1990 हैज डीपेंड सोशल डिवीजन। ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं ये गहराई से घर कर गई हैं सोशल डिवीजन का। लाइक माइग्रेशन बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज बेस पर। एंड वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलप द सेटिंग अप ऑफ एजुकेशन एंड स्किल इंस्टीट्यूशन इज बैकवर्ड एरियाज कैन ब्रिज द गैप। तो कहीं ना कहीं ब्रिज द रीजनल इनइक्वलिटीज़ को भरो भैया। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो। मोर जॉब क्रिएशन एंड इंडस्ट्री वुड मेक यूज ऑफ द लेबर सरप्लस इन द कंट्री। फोकस होना चाहिए एजुकेशन और स्किलिंग में। आप एजुकेट होंगे, स्किल्ड होंगे तो आपको अच्छे से जॉब मिलेगा दोस्तों। द नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट बिकॉज मीडियम टर्म स्पिन ऑफ फ्रॉम द कुड बी एन एनहेंसमेंट इन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। दूसरा, इंसेंटिव्स रूट होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एन अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉइंग लोकल पीपल दोस्तों। तो इंसेंटिव्स ऐसा रूट बनना चाहिए, जो रीजनल इनइक्वलिटीज है उनको भरो, उनका ब्रिज कर दो, ब्रिजिंग द रीजनल इनइक्वलिटीज। इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। एजुकेशन और स्किल पर फोकस होना चाहिए, मतलब कहने का भाई थोड़ा सा और पैसा लगाओ इधर, एजुकेशन को करो और स्किल्ड सेक्टर में पैसा लेकर आओ, इस तरीके से बात हो रही है दोस्तों। तो ये द ऑल ओवर सिनेरियो रिगार्डिंग द जॉब एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूज इन शॉर्ट। न्यूज इन शॉर्ट मतलब प्रीलिम्स बूस्टर है आपका ये, उसकी बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रीलिम बूस्टर में, आपका ये प्रीलिम बूस्टर है। तो पहला प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस एडॉप्टेड। हैदराबाद डिक्लेरेशन में ई गवर्नेंस को एडॉप्टेड कर लिया गया है। देखो 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है जो एडॉप्ट किया है हैदराबाद डिक्लेरेशन को। जिसने एडॉप्ट कर लिया दोस्तों किसको? हैदराबाद डिक्लेरेशन को एडॉप्ट कर लिया है। अनोनिमसली एडॉप्ट द हैदराबाद डिक्लेरेशन। जो हैदराबाद डिक्लेरेशन है वो ई गवर्नेंस पर रिलेटेड है, उसको एडॉप्ट कर लिया गया है। किस किस का ये जॉइंट वेंचर था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि DAPRG और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली हेल्ड किया गया दोस्तों। माइटी DAPRG और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको हेल्ड किया है। ई गवर्नेंस जो है वो क्या है? ई गवर्नेंस ICT का यूज करता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये यूज़ करता है ICT का और सारे लेवल पर जितने भी गवर्नमेंट के वहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। एनहेंस करता है कवरेज बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्स सिटीजन, जैसा कि मैंने बताया। अब हैदराबाद डिक्लेरेशन की की हाईलाइट्स क्या हैं दोस्तों? की हाईलाइट समझो हैदराबाद डिक्लेरेशन की।
ट्रांसफॉर्म करेगा सिटीजन सर्विस, जो आधार को यूज़ करके, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन एट्सेट्रा एट्सेट्रा का यूज़ करके ये सिटीजन सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करेगा, आधार कार्ड वगैरह, यूपीआई वगैरह यूज़ करके। और फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन होगा नेशनल लेवल पर पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए दोस्तों, लाइक हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर्स वगैरह में। दूसरा, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, 5G टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। दूसरा, रोबुस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आएगा, जैसे पेंडेमिक आया, इसकी वजह से डिसरप्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे सॉल्यूशन निकालने में, सॉल्यूशन करने में हमें मजबूती मिलेगी हमारी टेक्नोलॉजीज के लिए। मेक डिजिटल द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस डिजाइन एंड डिलीवरी, ये भी होगा। और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है, बोलते हैं नेस्डा जो है, इट इज टू बी एडॉप्टेड इन कोलैबोरेशन विद माइटी, इसको भी एडॉप्ट कर लिया गया है माइटी के साथ, ऐड होने के बाद माइटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में, बहुत ही क्रेडिबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे जो ई गवर्नेंस को एडॉप्ट किया है। कुछ और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं जो और स्टेट्स के द्वारा एडॉप्ट कर लिए गए, जैसे भूमि प्रोजेक्ट फॉर कर्नाटका, ये एडॉप्ट किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में बताता है, ऑनलाइन डिलीवरी करता है जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं। ई सेवा जिसने आंध्र प्रदेश चला रहा है, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश जो सर्विस डिलीवरी इनिशिएट करता है, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो जितने भी ग्रीवांस हैं उनको हैंडल करना है, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और इसेंशियल सर्विस जो है, मिक्सचर ऑफ इसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है फ्रेंड्स बोले तो फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, इफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ सर्विस इन केरला। तो फ्रेंड्स को किसने अडॉप्ट किया है? केरला गवर्नमेंट ने दोस्तों। तो ये था ई गवर्नेंस और उससे रिलेटेड आपके हैदराबाद डिक्लेरेशन से रिलेटेड की हाईलाइट्स और उसके एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो रिलीज हुआ है, DGGI। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, दैट इज कॉल्ड DARPG, और जम्मू कश्मीर के साथ पार्टनरशिप करके, एडमिनिस्टर करके DGGI ने 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, उसमें लॉन्च किया है DGGI डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स ने टॉप किया है। उसके बाद दोदा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर रहे हैं दोस्तों। DGGI जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो इम्पैक्ट हैं वेरियस गवर्नेंस इंटरवेंशंस के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। तो DGGI हैज़ हेल्प आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस गवर्नेंस इंटरवेंशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रोवाइड ए फ्यूचरिस्टिक रोड मैप फॉर इम्प्रूविंग, यानी कि ये जो इम्पैक्ट है उनको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नेंस है उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करता है, रोड मैप भी बताता है दोस्तों। ये रोड मैप बताता है सिमिलर बेंचमार्क ऑफ गवर्नेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो DGGI काम बहुत अच्छा करा है, ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की दोस्तों। क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया का रैंक है 85 एमंग 180 कंट्रीज। इंडिया का क्या रैंक है? 85 रैंक है 180 कंट्रीज में दोस्तों, जिसका जो स्कोर है इंडिया का वो है 40। लास्ट ईयर ये रैंक था 86, अब थोड़ा सा बढ़ गया हो गया 85, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। रिपोर्ट सेड दैट व्हाइल इंडिया स्कोर हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट ओवर पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों से इंडिया का जो रेट है, स्कोर है, वो एक ही जगह वेरी कर रहा है, 40 के आसपास है उधर। कुछ ऐसे मकरज में इट कुड हेल्प राइन इन करप्शन आर वीकनिंग, ये कुछ हेल्प है, कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाने चाहिए गवर्नमेंट को जो करप्शन को कमज़ोर करें, उसको बढ़ावा ना दें। जैसे डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड, इन्होंने मिक्स जॉइंटली टॉप किया है, यानी कि डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड DNF जो हैं इन्होंने टॉप किया है इंडेक्स जॉइंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। इंडेक्स रैंक्स जो है कंट्रीज बाय देयर परसीव्स लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एंड बिजनेस पीपल। ये 0 स्केल होता है, यहाँ पर हाई करप्ट है, और 100 होता है वेरी क्लीन। तो ये एक स्केल है दोस्तों बना हुआ, देख सकते हो आप, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। ओपन डेटा वीक की बात करते हैं, ये क्या है? वो DW, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है ओपन डेटा वीक, जो एनकरेज करेगा
ओपन डेटा को एडॉप्ट करने में और जो इनोवेशन हो रहे हैं अक्रॉस इंडियाज अर्बन इकोसिस्टम है उनको प्रमोट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये उनको प्रमोट करने के लिए और ओपन डेटा को एडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करेगा ओपन डेटा वीक। ओपन डेटा इज डेटा दैट कैन बी फ्रीली यूज, रीयूज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट बाई एनीवन। ये होता है ओपन डेटा। ओपन डेटा को फ्रीली कोई भी यूज कर सकता है, रीयूज कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। All 100 smart cities will participate in Open Data Week, where high quality data sets and data blocks will be published on the Smart Cities Open Data Portal। तो पोर्टल्स पे पब्लिश होंगे दोस्तों। तो इवेंट है ये ओपन डेटा के बेनिफिट्स को दिखाएगा, लाइक कितनी इफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, ट्रांसपेरेंसी कितनी इंक्रीज हुई है, इनोवेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है। तो ओपन डेटा वीक बहुत यूजफुल है हमारे लिए दोस्तों। अब बात करते हैं रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस रिलीज, दैट इज कॉल्ड REDP। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिवाइज किया है, यानी कि रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है। इसके गाइडलाइंस क्या हैं? ये प्लान्ड स्पेशल डेवलपमेंट को एम करेगा ओवरऑल इंटीग्रेटेड मैनर में दोस्तों। जो ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस के लिए क्या करेगा? ये प्लान्ड स्पेशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको एम करेगा। नीड क्यों है स्पेशल प्लानिंग की? नीड इसलिए है अनप्लान स्पेशल डेवलपमेंट इन ग्राम पंचायत, इसलिए नीड है। एक्सटेंड अर्बनाइजेशन एरिया को यानी कि बढ़ाने के लिए नीड है। सेंसिस टाउन्स को इमरजेंस करने की नीड है, यानी कि उनको थोड़ा सा इंक्रीज करने की। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत इंप्रूव करने की। इंटीग्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स लाइक स्वामित्व, रू अर्बन, न्यू चेंजेस इन स्टेट लाइक दैट। और नीड टू बी लिंक्ड टू एग्रो क्लाइमेट रीजन जोन लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसलिए नीड है स्पेशल प्लानिंग की दोस्तों। जो न्यू गाइडलाइंस हैं 2021 की, उन पर फोकस कैसे किया जा सकता है? टू प्रिपेयर द स्पेशल डेवलपमेंट प्लान फोकस ऑन टाइपोलॉजी ऑफ विलेज, लाइक जो टाइपोलॉजी ऑफ विलेज है, पॉपुलेशन, एग्रो क्लाइमेट जोन, हिल एरिया, डिजास्टर अक्रेंस, वहाँ का टेरेन कैसा है। तो आपको एक प्रिपेयर करना है स्पेशल डेवलपमेंट प्लान जो फोकस करेगा विलेज की टाइपोलॉजी पे दोस्तों। दूसरा, विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम्स होनी चाहिए जो कम्युनिटी बेस्ड हो और उसका जो कोलैबोरेटिव प्लानिंग बेस होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन के साथ लिंकिंग होनी चाहिए विद स्टेट फाइनेंस कमीशन का विद रिस्पेक्ट टू विलेज लेवल प्लानिंग। विलेज लेवल प्लानिंग करनी है तो आपको 15th फाइनेंस कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में होना पड़ेगा, लिंकिंग में होना पड़ेगा। ठीक है, ये सिनेरियो रहा। अब इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, रूरल क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। तो दीज आर अंडर परव्यू ऑन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक्ट एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये ई गवर्नेंस स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ई गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा। यूज ऑफ स्वामित्व, यानी कि एक अदर डिजिटल टूल है स्वामित्व का, जो आबादी एरिया है उसको लैंड रिकॉर्ड्स के साथ लिंक करेगा स्वामित्व की यूज़ करके। प्लानिंग होना चाहिए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की, एंड डिजास्टर जो आते हैं उसको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो ये सिनेरियो है आपका REDP का, रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेट अपोज रूल चेंज ऑन सेंटर पोस्टिंग ऑफ IAS ऑफिसर। स्टेट अपोज कर रहे हैं कि भाई जो सेंट्रल को ताकत दे रहे हैं कि IAS ऑफिसर की पोस्टिंग के लिए ही होना चाहिए दोस्तों। सेंटर हैज प्रपोज अमेंडमेंट टू द IAS कैडर रूल्स 1954 to order to exercise greater control in central deputation of IAS official, but state oppose this act दोस्तों। अपोज इस अमेंडमेंट का अपोज कर रहे हैं स्टेट वाले दोस्तों। प्रेजेंट में क्या है, कैडर ऑफिसर जो है इट मे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डेप्यूटेड फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो ये सारा सिनेरियो है। अमेंडमेंट क्या प्रपोज हुआ है? ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, देखो आप सब लोग IAS बनने जा रहे हो, UPSC का एग्जाम दोगे। ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल फॉर डेपुटेशन, वो उनके लिए क्या करेगा? अवेलेबल कराएगा डेपुटेशन। सच नंबर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ वेरियस लेवल्स एडजस्टेड प्रोपोर्शनलिटी बाय द नंबर ऑफ ऑफिसर अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रपोज हुआ है। इन केस स्टेट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, वो उस पर ध्यान नहीं देती है। और ये स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जहाँ पर सर्विस ऑफ कैडर ऑफिसर रिक्वायर्ड होता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू इस डिसीजन
विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो स्पेसिफाइड टाइम में इस पर ध्यान देगी और चीज़ों को प्रॉपर वे में होगा दोस्तों, वो इफेक्ट में आएगा। वाई डू स्टेट अपोज? स्टेट का आर्गूमेंट ये है कि जो अमेंडमेंट है अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है दोस्तों। एंड स्टेट्स जो पावर है टू वीटो ऑन IAS और IPS ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन, यानी कि सेंट्रल के डेपुटेशन में जो स्टेट का पावर है वीटो का, वो एक और बड़ा इशू है कि वो छिन जाएगा उनसे। और इशू ऑन ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन नोटिस स्टैंड डिफंक्ट, ये क्या हो जाएंगे? डिफंक्शन हो जाएंगे, फिर स्टेट के पास पावर नहीं रहेगी। Rules have been brought as center has been facing a huge crunch of IAS and IPS officer as the state do not want to release their cadre officers easily, क्योंकि स्टेट नहीं चाहता उनके कैडर ऑफिसर को इजीली रिलीज कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग नंबर ऑफ सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व ऑफ IAS ऑफिसर हैज गॉन डाउन फ्रॉम 309 in 2011 to 323 प्रेजेंटली। इन्होंने कहा भाई जो सेंट्रल का डेपुटेशन है रिजर्व ऑफ IAS ऑफिसर का, वो 309 था 2011 में, अब 223 रह गया प्रेजेंट में दोस्तों। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके रिलेटेड, आप देख सकते हो। अब देखो कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर 3 years बियॉन्ड 2022, यानी कि 3 साल के लिए सेंटर ने NCSK के लिए टेन्योर क्या किया है? एक्सटेंड कर दिया। NCSK यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ एज पर द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 की प्रोविजन में। और ये इनिशियली पीरियड के लिए 1997 तक था, बाद में इसको एक्सटेंड करके 2004 तक किया गया। और अब 2004 के बाद द टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज ए नॉन स्टेटरी बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू रेजोल्यूशन के थ्रू इसको बढ़ा दिया जाता है। और अब इसका टाइम है 31 मार्च 2022 तक। कि द टेन्योर ऑफ प्रेजेंट कमीशन इज अप टू 31 मार्च 2022। अब रोल क्या है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का? गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए, वेलफेयर्स के लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, ये इसका काम है। और मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को, उसको मॉनिटर करना और इम्प्लीमेंट करना, ये नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी का काम है। इंक्वायर करना जितनी भी कंप्लेंट्स हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, उनको जितने भी कंप्लेंट हैं उनको इंक्वायर करना। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सटेंशन का? यद्यपि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सफाई कर्मचारी को अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, but the deprivation suffered by them in socio-economic and education terms and still for being eliminated. Hazardous manual cleaning of sewer and septic tanks continue to be an area of work, ये इनका एरिया ऑफ वर्क होता है। इस प्रकार जो बॉडी है, बॉडी विल कंटिन्यू टू वर्क टुवार्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ कंप्लीट मैकेनाइजेशन ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग द कंट्री एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कंजर्स। तो ये जो एक्सटेंशन है, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटेंशन क्या है, ये है दोस्तों। देखो बहुत सारा सिनेरियो मैंने बता दिया दोस्तों, इस फिल्म से रिलेटेड है, 1-2 बार आपको पढ़ेंगे तो आप में माइंड हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज़ इस रिक्वेस्ट है दोस्तों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सारा सिनेरियो हमने कंप्लीट कर लिया है। जनवरी 2022 का ये पूरा एसिमुलेट कर दिया है, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत रिलेटेड है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से अप्रोचेबल है दोस्तों। उससे पहले एक निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा और उम्मीद मिले, उत्साहस मिले, वो एक फोर्स आए आपकी तरफ से जो हमें इधर डाइवर्ट करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, अच्छे या बुरे। आप डिसलाइक लाइक कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप फ्री हैं, हर चीज़ के लिए फ्री एंड फ्री हैं, ठीक है। पर गाली गलौज मत करिएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट पॉजिटिव डेमोक्रेसी है, पॉजिटिव प्यार वाली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू गाइस।